एजुकेशन में मैं अकबरी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी चैप्टर नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने दी। इस गद्य का पार्ट 1 का हम अभ्यास कर चुके हैं। अब पार्ट 2 के बारे में हमें देखना है। तो अगले लेक्चर में हमें क्या देखा था ये थोड़ी बात बता देती हूँ। इसमें लेखक यानी कि हरिवंश राय बच्चन और इसकी बीवी है जिसका नाम है श्यामा। हमारे गद्य का शीर्षक ही ऐसा है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। तो ऐसा कैसे हो सकता है कोई आदमी बीमार है और इसकी बीमारी कोई दूसरा ले ले। तो यहाँ पे हमने कल इतना देखा था यानी कि अगले लेक्चर में कि लेखक है वे ट्यूशन कराते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं जिसके कारण उसकी तनख्वाह आती है। लेकिन जब जब लेखक बीमार पड़ते हैं तब तब वे कार्य में ज्यादातर ध्यान देते हैं। वे खाट चारपाई पर लेटे नहीं रहते हैं, वे चुनौतियों से लड़ते हैं। इसके आगे जब भी उसको बुखार आता है तो और तेजी से वे काम करते हैं। लेकिन उसकी बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए उसकी बीवी यानी कि श्यामा उसे कहती है कि आप डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन लेखक वे मना कर देते हैं। तब श्यामा कहती है कि मैं जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। इसीलिए डॉक्टर के पास लेखक जाते हैं और उसको पता चलता है कि उसको क्षय की बीमारी है। अब इसके घर की स्थिति जो इतनी सारी नहीं है कि इसका इलाज हो सके और लेखक सोचते हैं अगर मैं नहीं जाऊंगा ट्यूशन कराने के लिए या पढ़ाने के लिए तो मेरे घर की जो तनख्वाह मेरे घर का जो खर्च है वे कैसे चलेगा। उसके भाई है वे शालिग्राम, वे भी कितना कर सकता है, इतने सारे लोगों का खर्चा अकेले तो नहीं उठा सकता। ये असमंजस में लेखक पड़ जाता है, इतना हमने देखा था। इसके आगे देखते हैं हमारा पॉइंट है पिता का सहारा। वैसा क्या हुआ कि पिता ने भी उसे सहारा देने की बात की गई तो कल उनकी बदली हो सकती है। लेखक बोलते हैं कि शालिग्राम की भी ऐसा होता है, शालिग्राम की भी बदली हो जाए तब वे एक ऐसा पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी। लेखक ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरे भाई की भी बदली हो जाएगी तो मेरे पास से मैं भी पढ़ाई मैं भी ट्यूशन कराने के लिए नहीं जाऊंगा, तब मेरी दवाइयाँ महंगी है तो इसके पैसे कहाँ से आएंगे। किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। अब किताबों की बिक्री भी नहीं हो रही, वे भी अनिश्चित है बिकेगी या नहीं। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है, उसके कर्ज भी हो चुके। अब क्या करेंगे लेखक। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो वे कांप उठी पर तुरंत संभल भी गई। लेखक की बीवी जिसका नाम क्या है श्यामा। अब श्यामा को ऐसा पता चला कि उसके पति को बीमारी है, इसीलिए वो बहुत ही दुखी हो गई। लेकिन फिर भी वे संभल गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन न कर सकूं। लेखक को ऐसा लगा कि मेरी बीवी को शायद पता चल गया कि मेरी बीवी अगर दुखी हो जाती है तो लेखक संभल नहीं सकेंगे, इसीलिए उसकी बीवी है तुरंत ही स्वस्थ हो जाती है। इसके आगे इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवासा हो गया, लकवासा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। अब एक माता पिता को पता चलता है कि इसके बेटे को क्षय हुआ है, बहुत ही बड़ी बीमारी है, तो वे भी दुखी हो जाता है। लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए उसके पिता लेखक से कहते हैं तुम घबराना नहीं, तुम्हारे इलाज के लिए अगर हमें घर भी बेचना पड़े तो वे भी हम बेच देंगे। शालिग्राम असमर्थ था कि एक सांस लेकर रह गए। असास यानी कि निराशा युक्त सांस लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे थोड़े दिन के लिए, क्योंकि डॉक्टर मुखर्जी ने उसे कहा था कि उसको आराम की सख्त जरूरत है। इसीलिए लेखक ने थोड़े दिनों के लिए स्कूल और ट्यूशनों से छुट्टी ले ली, दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था चिंता के लिए समय ही कहाँ था।
लेखक अब आराम करने लगे हैं, वे ट्यूशन भी कराने नहीं जाते हैं, स्कूल में भी पढ़ाने के लिए नहीं जाते हैं और सिर्फ आराम करते हैं। तो इसमें तो चिंता का कोई विषय ही नहीं है। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। घर के बैठे बैठे वे चिंता ही करते, क्योंकि अगर ट्यूशन और स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते तो उसका मन कहीं और बातों में लग जाता, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ लेखक को आराम ही करना था। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। सबसे ज्यादा लेखक को किसकी चिंता थी कि उसके ऊपर जो कर्ज है, किसी को पैसे देना है, उसके बारे में लेखक ज्यादा चिंता कर रहे थे। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज के किस्से को तो जाना नहीं जानी चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी, उसका जाना मेरे मरने से पहले मेरी मौत होगी। लेखक ऐसा कहता है कि मेरे मरने से पहले मुझे पैसे चुका देना है, जिसके कारण इसके साथ मेरी प्रतिष्ठा, मेरी इज्जत जुड़ी हुई है। इसके लिए मैं अपनी मौत से पहले वे चुकाना चाहता हूँ। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। दर्पण यानी कि आईना, यानी कि श्यामा उसकी सारी बातें समझती थी। उसने पूछा, अब श्यामा है जो लेखक की बीवी है, वे लेखक से पूछती है किस बात से चिंतित हो। उसकी बीवी अपने पति से पूछती है, चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी। उसकी बीवी ऐसे कहते, आप चिंता को छोड़ दो, अगर आप चिंता नहीं छोड़ेंगे तो आपको दवा का क्या असर होगा, इसीलिए आप चिंता मत करना। मैंने कहा, ट्रैक्टर सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। अब लेखक को किस बात की चिंता थी, वे अपनी बीवी से कहता है कि ट्रैक्टर सोसाइटी के जो मुझ पर 400 रुपए के कर्ज है, और उसके अलावा मैंने मित्रों के पास यानी कि अपने दोस्तों के पास जो लिए हैं वे 100 रुपये अलग से है, इतना मेरे पर कर्ज है। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा यानी कि आश्चर्यचकित हो गया और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, यानी कि बहुत ही आंखें गड़ाकर उसको देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। श्यामा ने ऐसा क्या कौन सा उत्तर दिया जिसके कारण लेखक उसके सामने ताकते ही रह गए और उसको ऐसा लगा कि मुझे अपनी बीवी को और पहचानने की ज्यादा जरूरत है। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी। कैसी है ये श्यामा, उन्होंने ऐसे अपने पति को कह दिया कि तुम्हें कर्ज की चिंता है तो आप उसकी चिंता मत करो, अगर आपकी मृत्यु हो गई ना तो आपके मृत्यु के बाद भी मैं आपका कर्ज उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। लेखक सोचने लगे कि क्या श्यामा ने ऐसा कौन सी शक्ति उसमें आ गई जिसके कारण उन्होंने मुझे यह वाक्य सुना दिया। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। उसकी बीवी ने ऐसा कहा कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपकी मृत्यु हो गई ना तो उसके बाद भी मैं आपका कर्ज चुका दूंगी। अब लेखक को ऐसा लगा कि मैंने अपने आप को मरने के लिए जो छोड़ दिया था वे लेखक को गलत लगता है और वे बोलते हैं कि मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। अब लेखक के मन में ऐसा विचार आता है, मुझे मेरे लिए नहीं लेकिन मुझे श्यामा के लिए जीना है जो मेरे लिए इतना कुछ कह सकती है। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने योग्य नहीं रहा, अब यदि मैं ऐसी स्थिति में उसे छोड़ दूं। लेखक के मन में ऐसा होता है, मैंने अपनी सारी जिंदगी में अपनी बीवी के लिए कुछ भी नहीं किया है और मैं ऐसी स्थिति में उसे छोड़ दूं। कैसी स्थिति कि अगर शायद लेखक की मृत्यु हो जाती तो जो कर्ज था वे भी उसकी बीवी को ही भरपाई करना पड़ता, ऐसा लेखक सोचने लगते हैं। लेखक ऐसा सोचता है, मैं कैसा हूँ जो इसी स्थिति में मैं अपनी बीवी को छोड़ दे जाऊं कि वह मेरे मरने पर भी मेरा कर्ज उतारे की चिंता करे, तो मुझसे बहुत बुरा अपराधी कौन होगा। लेखक के मन में ऐसा विचार आता है कि मैं ऐसी स्थिति में अगर मैं अपनी बीवी को छोड़ जाऊं तो मुझसे बुरा अपराधी और कोई हो ही नहीं सकता है। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंता है नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा।
लेखक ऐसा कहता है कि नहीं, मैं अपनी बीवी के लिए ऐसी चिंताएं नहीं छोड़कर जाऊंगा, मैं जीने के लिए नया रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। लेखक के मन में ऐसा विचार आता है, कहीं किसी ने उसको कह दिया हो कि एक इलाज और भी है। तब लेखक के मन में दूसरा एक उसी क्षण विचार आता है कि नहीं, मैं अपने घर को हाथ नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि इसके पिता ने उसे कहा था ना कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारे इलाज के लिए मुझे घर भी बेचना पड़े ना मुझे घर भी बेचना पड़े तो वे भी मैं बेच दूंगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि 15 दिन में तो मेरे जो बटुए में जो पैसे थे वे तो खाली हो गए थे, लेकिन घर को तो वे बेचना नहीं चाहते थे। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक आश्रय स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर वह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम सांसें छोड़ने का योग नहीं बना। ऐसा हुआ कि लेखक है वे अपना घर नहीं बेचना चाहते थे। उसको ऐसा लगता था कि मेरे माता पिता का आखिरी जो सहारा है, वे आश्रय है, वे घर है। और लेकिन ऐसा होता है कि उसके माँ बाप की जब मृत्यु होती है तब वे अपने घर में, उसकी मृत्यु नहीं होती, कहीं ऐसा होता है कि वे उसकी सांसें है, जो अंतिम सांस है, वे अपने घर में छोड़ने का योग उसे नहीं मिला था। और लेखक ऐसे सोचते थे कि मैं अपने घर बिकवाने का कारण नहीं बनना चाहता हूँ। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता, और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए विशेषकर श्यामा के लिए मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी बल भी दिया। कहा जाने कभी ऐसा अचानक हुआ कि लेखक के मन में एक विचार आया, उसको कहीं रास्ता दिखाई दिया और उसको ऐसा लगा कि मैं खास करके श्यामा के लिए चिंता ही नहीं छोड़ जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने संकल्प लिया और उसको दृष्टि भी मिल गई। डॉक्टर B.K. मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, तो जाओ मरो। लेखक डॉक्टर B.K. मुखर्जी के पास जाते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था आराम करो, उसका इलाज उसके पास चल रहा था। अब लेखक वहां जाकर ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास इतने पैसे हैं। ऐसा सुनकर डॉक्टर ने तुरंत ही उसे कह दिया, तो जाओ मरो। अब डॉक्टर मुखर्जी ने लेखक से कहा, जाओ मरो। अब ऐसा शब्द सुनने के बाद हमारा नया जो पॉइंट है वे शुरू होता है, चुनौतियों से बल मिलना। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्द में से संचय किया था। संचय यानी कि एकत्र करना। लेखक ऐसा कहते हैं कि मुझे चुनौती से ही बल मिलता है। अगर कोई मुझे ऐसा कहते, कोई मुझे ज्यादातर प्रशंसा करते हैं, मेरी तुम ऐसे हो वैसे, तो इसके लेखक को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई उसको चुनौती देता है तब लेखक ज्यादातर काम करने लगते हैं। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई पुणे के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिट्रस बाथ लेने का विधान था। अंग्रेजी उपचार यानी एलोपैथी में क्षय के रोगों की दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था।
अब इसके पड़ोसी ने उसको नुस्खा दिया था कि एलोपैथी के जो क्षय के रोगी होते हैं उसको दूध, घी, मक्खन, अंडा आदि अधिक दिया जाता है। कुने के इलाज में चिकना मना था, सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। कौन सी चीजें खानी है? सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं, ये सब खाना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ, जिससे वे घर पे रहकर ही ऐसा इलाज तो कर ही सकते थे। खर्च, यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार सीड्स बात आरंभ किया, तदनुसार खुराक आदि रखी। अब जो बीके मुखर्जी ने जो किया था, नुस्खा लिख दिया था, दवाइयां आदि वगैरह, तो वे क्या कर दिया, लेखक ने उसको फाड़ दिया और उन्होंने ये शुरू कर दिया जो घरगथ्थू जो उपाय होते हैं, उपचार होते हैं, वे उन्होंने शुरू कर दिया। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाले ट्यूशन छोड़ दी। अब लेखक स्कूल भी जाते हैं लेकिन रात को जो वे ट्यूशन कराते थे वे उन्होंने छोड़ दिया। उसका मुआवजा उस तरह के से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्थ पंथी कहा और मेरे पीछे चले। अब श्यामा इसके पति किसी भी बात का विरोध नहीं करती थी। जिस प्रकार लेखक अपने कार्य में व्यस्त थे, वे अपने मन चाहे कोई भी कार्य करते थे, श्यामा उसके हर पल उसको साथ ही देती थी। इसके बाद मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर ठहरने न दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। क्या हुआ, लेखक जो भी कार्य करते थे उसमें श्यामा जो है वे उसको साथ में रहती थी, उसका साथ देती थी। कभी ऐसा नहीं कहती थी कि आप जो कार्य कर रहे वे अच्छा नहीं है, वे नहीं करना चाहिए, लेकिन वह स्वस्ति पंथी की तरह लेखक आगे बढ़ते जाते थे और श्यामा है वे उसको साथ ही देती है। जिस प्रकार कहते हैं ना, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, कि तुम सही रास्ते पर चलो और एक दिन तुम्हें मंजिल जरूर मिल जाएगी। उसी प्रकार लेखक को श्यामा कभी रोकती नहीं थी, लेकिन अपने रोग से लड़ने का जो अड़ग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की। कैसी उन्होंने अपने पति के लिए जो कार्य किया, क्या करती है कि वे खुद बीमार थी लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कहती थी कि मुझे ये बीमारी है, मुझे इतनी सी उंगली ही दुखती है। कभी भी उन्होंने शिकायत नहीं की, नहीं कि अपने पति का ही साथ दिया। जैसे कि अपनी बीमारी को उन्होंने कहीं पे रख दिया हो, उस पर कील रख दिया हो और वे कभी बाहर ही ना आए। शायद उसके प्रति इस निश्चितता ने मुझे अपने रोग पर लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा, हल, योग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूं। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। मुझे जितना मेरी बीवी ने साहस दिया, आत्मनिग्रह, इच्छा, बल, हठ, योग, मैं नहीं समझ पाता हूँ कि मैं इसको क्या नाम दूं। इतनी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया। अब ये याद रखना, 15 अप्रैल 1936 को ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। लेखक थे वे क्षय मुक्त हुए जिस दिन लेखक ने सामान्य भोजन किया। वह दिनांक कौन सी थी? 15 अप्रैल 1936 की। उसी दिन श्यामा है वे चारपाई पर लेट गई और फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोगशैया पर पड़ने रहने के बाद, यानी कि उसकी बीवी ने 216 दिन कहाँ पे पड़ी? रोगशैया पर, यानी कि चारपाई पे वे बहुत बीमार हो गई और वे चारपाई पर ही लेटी रहती।
216 दिन श्यामा चारपाई पर लेटी रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा की मृत्यु हो जाती है। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। यहाँ पे क्या होता है, श्यामा है वे अपने पति की सेवा में ऐसी रत हो जाती है कि खुद की बीमारी भी भूल जाती है। और जिस दिन उसके पति यानी कि लेखक हरिवंश राय बच्चन स्वस्थ होकर भोजन लेते हैं, उसी दिन श्यामा है वे बीमार होकर चारपाई पर लेट जाती है। 216 दिन वे रहती है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसके कारण हमारे गद्य का जो शीर्षक है क्या है, मेरी बीमारी श्यामा ने ली। वह बहुत ही बीमार तो लेखक थे, लेकिन उसकी सेवा में पत्नी उसको इतना साथ देती है कि अपनी बीमारी भी खुद भूल जाती है और वे खुद चारपाई पर लेट जाती है। उसके विवाहित जीवन का जो अंतिम संघर्ष अपने पति के साथ गुजारती है और बाद में उसकी ही मृत्यु हो जाती है। लेखक को इन्होंने ऐसा बनाया, यानी कि लेखक चुनौतियों से लड़ने के लिए, अपनी बीवी के लिए, जीने के लिए तत्पर हो गए, लेकिन वे खुद मर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो गद्य है वे खत्म होता है, लेकिन अंत में लेखक कहते हैं कि मेरी बीवी यानी कि श्यामा है उसकी अंतिम सांस तक चिंता से विमुक्त हो ही नहीं पाई है। तो अब यहाँ पे हमारा जो गद्य है वे खत्म होता है।